चलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने 2020 तक क्वेश्चन पेपर को देखा है। टुडे वी विल डू फॉर 2021 ओके पेपर। और बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको इस 2021 के भी बारे में बहुत सारे नए इंसाइट्स दूंगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, भावाभूति, हस्तिमाला, क्षेमेश्वरा वेर फेमस जैन monks, प्लेराइट्स, टेम्पल आर्किटेक्ट्स, फिलोसोफर्स। चलो अब यहाँ पे अपने अपने पढ़े हुए नॉलेज पे ना थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिएगा, बिकॉज भावाभूति एक बड़े प्ले राइटर थे। ओके, इनके बहुत सारे बुक्स आर वेरी फेमस। ओके, सो ऐसा है ना कि यार आपको पता चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल्सो मेंशन इन दी एनसीईआरटी ऑल्सो। और तमिलनाडु की जो 11th की एनसीईआरटी उसमें भी भावाभूति का बहुत बार मेंशन है। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ओके, जो कि हमारे डायरेक्टली पढ़ने से आया है। दैट्स व्हाई दे ऑल वेयर प्ले राइटर्स। ओके, नेक्स्ट अगर देखेंगे दी द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वीमेन। यार इतने थोड़ी रिफॉर्मेटिव थे कि वुमेन्स को सारे, मतलब सारे इंडियंस को वोटिंग राइट नहीं थे। ऑल है ना वो 21, तो ऑल वुमेन्स को कैसे होंगे? दैट्स व्हाई पहले तो हम कट की कर देंगे यहाँ से। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्रिटिशर्स की नेगेटिव साइड दिखाएगी यूपीएससी। ओके, तो ऑलवेज कीप इन माइंड फर्स्ट इज रॉन्ग। ओके, अगर देखोगे सेकेंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वीमेन रिजर्व सीट्स। यस, एक्चुअली 35 गिव द रिजर्व सीट्स। और आपको अगर आपको सारे एक्ट्स पता होंगे 1909, 1919, ओके, ये सारे एक्ट्स आपको पढ़ने हैं, बिकॉज डे मतलब एक ईयर छोड़ के मोस्ट ऑफ द टाइम्स उस पे क्वेश्चन बनता ही है। ओके, तो वेरी हॉट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, बी इज ओनली। With reference to 8 August 1941, 1942 Indian history, which of the following statement is correct? चलो देखते हैं। The Quit India resolution was adopted by All India Congress Committee. Okay, first one। अगर सेकंड देखेंगे, इसको होल्ड पे रखते हैं। चलो ये भी नहीं भी पता तो बाकी का कैसे वी कैन इलिमिनेट। द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपांडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। ओके, ये भी नहीं था। द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन इन 7 प्रोविंस। चलो ये भी नहीं था, बिकॉज दैट वाज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, बट नॉट द एक्चुअल डेट। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सबसे ब्रॉड अगर देखोगे ना ऑप्शन, ये डेट भी बोल रहे हैं ना, बिकॉज दे आर गिविंग द एग्जैक्ट डेट। तो दे एक्सपेक्टिंग कि यार इसमें से सबसे बड़ा जो मोमेंट है और जो हमारा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल है उसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट और सबसे बड़ा वी कैन से फेनोमेना कौन सा है यहाँ से, दैट कैन बी योर आंसर। तो यार अगर सबसे देखेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट वाज वेरी बिग वाटर शेडिंग मूवमेंट। ओके, दैट्स व्हाई अगर हमें नहीं भी पता तो यहाँ से सबसे बड़ा एलिमेंट और बड़ा बड़ा एक आइस ब्रेकिंग पाथ कौन सा है, आइस ब्रेकिंग वी कैन से इनिशिएटिव कौन सा था, तो दैट इज अवर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। So that's why UPSC expects you to know the exact date of such bigger phenomenons. Okay, so that's why we can go for A, even we don't know the exact date of that quit India. Okay, तो always keep in mind। मैंने पहले ही बोला कि बड़ा किंग। ओके, बड़ा कुछ तो भी बड़ा, बिकॉज लास्ट ईयर हमने देखा था कि एक नहीं इकोसिस्टम को एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। तो वहाँ पे भी मरीन इकोसिस्टम का हमने मार्क किया था, बिकॉज दैट वाज द ब्रॉडर एलिमेंट लाइक दिस ओनली, जस्ट इट्स ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चन, दैट वाज इन्वायरमेंट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रेजेंट। चलो ये आपको पता चाहिए, लेकिन नहीं भी पता तो हम 50-50 तक तो एलिमिनेट कर देंगे। ओके, चलो बाल गंगाधर तिलक को तो हमने सुना भी नहीं होगा कि उन्होंने कुछ सॉन्ग्स वगैरह लिखे। ओके, तो ये यही से कट हो गए। और अगर नेहरू जी भी कुछ सॉन्ग्स वगैरह लिखते नहीं थे तो दोनों ऑल गेट एलिमिनेटेड। हम एम के गांधी और सरोजिनी नायडू के बीच रहेंगे। बट यार यहाँ पे स्पेसिफिक बोल रहा है कि इंडियन रिलीजियस बोल रहे हैं। सरोजिनी नायडू मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलीजियस उसका लिखना बहुत कम था। दैट्स व्हाई वी कैन ऑप्ट फॉर सी, करमदास गांधी। अगर पांचवा देखोगे, विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। चलो यार, तो आपको
सुभाष सरकार परागना, आपको तो पता ही होगा। ओके, और यार, और ये क्या बोल रहा है कि एक असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। ओके, तो सबसे छोटा हो गया परागना, फिर सरकार, और सुबह वॉज द लार्जेस्ट। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार मेडिवल हिस्ट्री में ना ऐसे जो प्रोविंसेस के नाम और उसका सीक्वेंस ना, ये आप सारे मतलब अगर देखोगे कि आमिल किसको कहते हैं, ओके, क्यूबाचा किसको मतलब क्यूबिक किसको कहते हैं, तो ऐसे ऑफिसर्स के नाम और एक ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स है, ओके, तो आपको ये सारे एक डायनेस्टीज के आपको याद होने चाहिए, बिकॉज इस पे आगे क्वेश्चन ऐसा रिपीट हो सकता है, डेफिनेटली विल रिपीट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट में, वो अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद एज सेक्रेटरी ऑफ हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर कम टू बी नोन एज बेथुमे फीमेल स्कूल। यार ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, कहाँ से, स्पेक्ट्रम में से। सो सी इज अवर राइट आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, बिकॉज सरोजिनी नायडू तो निकाल दिया, देवेंद्र टैगोर भी, एनी बेसेंट ने भी कुछ तो भी हिंदू कॉलेज को लिखा था, लेकिन नॉट एसोसिएटेड विद बेथुने फीमेल कॉलेज, दैट्स व्हाई सी इज अवर राइट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। यार ये थोड़े थोड़े ये जो नेम्स है ना, वॉज नॉट स्वदेशी ऑन बॉयकॉट। स्वदेशी में तो आपको पता ही होगा कि कौन से लीडर्स थे, और मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट्स में भी यार थोड़ा इनका होना बहुत कम रेफरेंस में है। और अगर यहाँ पे देखोगे ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर, मतलब ये उनका एक ट्रायल चला था रेड फोर्ट पे, जो कि जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल वेयर मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नॉट म्यूजियम, जवाहरलाल नेहरू वेयर फॉट फॉर दिस पीपल्स, दोज आर एक्चुअली ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। ओके, तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपके सही भी हो जाएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन है ना, ये ज़्यादा आपको मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल मार्क करेक्ट, ओके, फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस में आपको चूकना नहीं है। ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यार ये डेफिनेटली मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और डायरेक्टली एक रीजन के मुताबिक उन्होंने दिया है सब। सो दैट्स वाई यहाँ पे कोई लॉजिकली बन सा, दैट्स वाई वी आर स्कीपिंग दिस क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि यार नहीं पता, उसका कुछ लॉजिक भी नहीं, तो इसको ऐसे क्वेश्चंस को अगर डायरेक्टली नहीं पता ना, तो यार ऐसे क्वेश्चंस हम छोड़ भी सकते, बिकॉज वी डोंट वांट 200 मार्क्स ना, वी जस्ट वांट अराउंड 100 टू 110 इन सेफ जोन। ओके, तो स्किप भी कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैंने पहले भी बोला था कि यार मैपिंग के क्वेश्चंस आपके गलत होने नहीं चाहिए। ओके, और ये जो वाघोरा रिवर है ना, डायरेक्टली नितिन सिंघानिया में मेंशन है, तो ऐसे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन बुक्स में से आते हैं ना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आपको गलत कभी नहीं करना। ओके, अगर एलिमिनेशन भी करेंगे तो पंडुलेनी केव श्राइन्स आर इज इन नासिक, पांडुलेनी। ओके, और वहाँ पे नासिक के तो पता है आपको कि यार गोदावरी रिवर, ये तो कट काट दिया। सांची स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चांबल, रॉन्ग, सांची इज इन नियर भोपाल। ओके, तो वहाँ पे चंबल रिवर है ही नहीं, दैट्स व्हाई सेकंड इज आल्सो रॉन्ग। गोदावरी अमरावती स्तूपा, दैट इज आल्सो रॉन्ग वन, बट अजंता यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केव्स है। ओके, यहाँ पे भी अगर ब्रॉडर ब्रॉडर मतलब इतना स्पेसिफिक जो चीज है ना, ये बहुत बड़ी चीज का ही पूछेंगे, बिकॉज दे आर डायरेक्टली लाइक इन क्विट इंडिया मूवमेंट क्वेश्चन, स्पेसिफिक डेट पूछ रहा है ना, तो कुछ तो भी बड़ा ही हुआ होगा। दैट्स व्हाई यूपीएससी एक्सपेक्टिंग यू कि एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि इतना बड़े चीज का आपको कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक डेट वगैरह भी पता चाहिए। यहाँ पे रिवर पूछ रहा है यार, तो बड़ी चीज, और अजंता सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली अगर देखोगे तो, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर ए। अगर 10th क्वेश्चन देखोगे तो 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। यार फैक्ट है, एक स्पेसिफिक डेट बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं भी पता होगा तो रॉन्ग होगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है ना, कि यार दोनों में से एक सही होने के चांसेस अराउंड 90% रहते हैं, अगर अगर दो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन होंगे तो। और अगर पहला क्वेश्चन में जो अगर फैक्ट और डेटा कुछ तो भी बता रहा है, और सेकंड क्वेश्चन बहुत जेनरिक है, ओके, तो क्या हो जाता है कि सेकंड सेकंड के सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, दैट्स व्हाई फर्स्ट रॉन्ग के भी चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% में ऑल ऑफ द वो बहुत कम रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, और ना इधर भी बहुत कम रहते हैं, तो दोनों में से आंसर बनता है। ओके,
तो ऑलवेज रिस्क लेना है तो इन दोनों ऑप्शन में से ही लेना। और पहले क्वेश्चन में डायरेक्टली अपने को फैक्ट दे रखा है, तो द मोस्ट प्रोबेबली इसी में गलत होने के चांसेस है। और सेकंड स्टेटमेंट देखोगे, द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। यार पाकिस्तान में तो हो ही सकता है कि ईस्टर्न पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है बांग्ला, तो उन्होंने तो मुद्दा उपस्थित किया ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज दे वांट देयर लैंग्वेज टू गेट द नेशनल लैंग्वेज स्टेटस। ओके, सो बी के सही होने के चांसेस यहाँ पे बहुत बढ़ जाएंगे। चलो 64 योगिनी टेम्पल, अगर मेरा देखो ना कि मैंने भी ये पेपर दिया था और मेरा बहुत अच्छे सारे मार्क्स आए थे, अराउंड 150 के अराउंड मेरा स्कोर था। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया था। इट इज सर्कुलर टेम्पल ड्यूरिंग द रेन ऑफ दैट डायनेस्टी। ओके, मुझे तो नाम भी नहीं पता, मैंने कभी कहीं पढ़ा भी नहीं इसको। चलो, इवन आप पढ़ने के बाद इसका टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज कुछ ना कुछ इतने जितने ज्यादा स्टेटमेंट्स दे रहेंगे, एग्जांपल दे आर गिविंग 4 स्टेटमेंट्स हियर, उसके उतने इलिमिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, उतना एक क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएगा। बिकॉज अगर एक भी स्टेटमेंट आपने ऐसा एक्सट्रीम और एनीथिंग विच इज, मतलब पढ़ने के बाद ही लग रहा है कि यार कुछ तो इसके इस स्टेटमेंट में कुछ तो भी ऐसा नैक आ जाता है, यू नो समटाइम्स, कि ऐसा नैक आ, अगर उसका टोन आप समझ सको कि यार ये रॉन्ग ही हो सकता है, तो आपके करेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर सेकंड देखोगे, इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल। यार इंडिया इतना बड़ा है, ओके, तो एक ही थोड़ी होगा, बहुत सारे हो सकते हैं ना। कुछ अगर कोई छोटा भी टेम्पल सर्कुलर बना दिया तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दैट्स व्हाई टू इज डेफिनेटली रॉन्ग। और they just want to eliminate two. We got to answer 1 and 4. Okay, so don't you know make thing complicated. Always मतलब eliminate जो करना है ना उसको सर्च कीजिए, कौन से सही है उसको सर्च करने से पहले जो गलत है ना उसको सर्च कीजिए, आपका आंसर आप मतलब निकाल लोगे, डिराइव कर लोगे। Which of one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams channelizing water into connected reservoirs? यार अगर देखोगे ना, तो हड़प्पन का ईस्ट साइड में कौन सा स्पेसिफिकेशन है, उसका कुछ क्या रिलेवेंस है, यूनिकनेस। ओके, आपको सब साइड्स का पता चाहिए। ओके, दैट्स वाई ये तो आंसर तो धोलावीरा है, बिकॉज उस टाइम पे यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया था धोलावीरा को। दैट्स वाई दैट वाज द करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ओके, दो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन द रेफरेंस वाज कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा को घोषित किया था। दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन केम इनटू द प्रीलिम्स। ओके, 13 अगर देखोगे, इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब 1601 से लेके 1625 तक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज वेयर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। यार बरोस तो फिक्स था। ओके, यू ऑल नो कि यार बरोस वाज द अर्लीस्ट फैक्ट्री, और ये दोनों तो बाद में आई थी। दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। फैक्चुअल बेस्ड डायरेक्टली केम फ्रॉम बुक। तो आपको पोर्टुगीज और फ्रेंच की भी फैक्ट्रीज के सारे लोकेशन और नॉलेज चाहिए, ये हम पीवाईक्यू से सीखेंगे अब। ओके, ऐसा नहीं कि ट्रिक सी, लेकिन हम पैटर्न भी समझ रहे हैं ना कि यार एक फैक्ट्री स्पेसिफिकली फैक्ट्री पूछ रहा है, अगर इंग्लिश का पूछ लिया तो फ्रेंच और पोर्तुगीज का भी पूछ लेगा। व्हाट इट, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षना, हर्ष मतलब गुप्ताज और हर्षवर्धना के बीच, इन द अर्ली 7th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर होल्डिंग पावर इन द नॉर्थन इंडिया। चलो, यहाँ पे हमें एक ही एलिमिनेट करेंगे, ऐसा एलिमिनेट करेंगे कि यार डायरेक्टली आंसर विल कम। चलो, अब अगर फिफ्थ देखोगे, यादवाज ऑफ देवगिरी, यू ऑल नो द फेमस बैटल, मतलब जो अलाउद्दीन की खिलजी के टाइम पे उन्होंने झूठ बोलकर डिप्लोमेसी यूज करके यादवाज को हरा दिया था और देवगिरी पे ताबा बना लिया था। ओके, वो फाइट तो आपको पता ही होगी, विच इज वेरी फेमस। दैट्स व्हाई फिफ्थ तो ये मेडिवल टाइम में था अराउंड, मतलब खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे, तो फिफ्थ तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, और फिफ्थ एलिमिनेट कर दिया तो दो ही बचे। ओके, और थ्री और फोर दोनों में सिर्फ एक और छठा और पहला देखना है हमें। ओके, तो 2 3 4, 2 3 4 और 1 3 4 6, 1 3 4 6। अगर सेकंड देखोगे ना, परमाराज परमाराज वेर एक्चुअली द राजपूत। ओके, और राजपूत यू ऑल नो कि मेडिवल टाइम पे ही आए थे। ओके, तो टू भी निकाल देंगे, सेम लाइक दिस वन, टू भी निकाल दिया, वी गॉट आंसर बी। गॉट इट।
तो इतना सिंपल है कि दो ही एलिमिनेट किए, बाकी हमें पता नहीं कि कौन से कालखंड में थे, लेकिन जस्ट वी नो परमाराज विच वर फेमस। भोज परमार का नाम सुना तो होगा आपने, कहा राजा भोज, कहा गंगूतेली, दैट वाज दी परमार। और सेकंड यादवाज। ओके, वी गॉट आंसर। चलो, मैंने बोला है कि यार बड़ा किंगडम, अच्छा राजा, अच्छा राजा, तो उसके उसकी किंगडम में बहुत अच्छी चीज, रिफॉर्मेटिव चीज रही थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। चलो, तो पोर्तुगीज नूनिस ने लिखा था कि विमेन इन विजयनगर एम्पायर वे एक्सपर्ट विमेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यार तो सारे में ही एक्सपर्ट होंगे ना विमेन तो। अच्छा किंगडम है, अच्छी सोसाइटी है। ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड। सो एक आध विमेन भी हुई इस पर्टिकुलर domain में expert, still we can say that women is expert in all the sections. That's why most of the times D के ऊपर ही जाना है ऐसे questions में. Okay, with reference to Mandanapalya of Andhra Pradesh, which one of the following statement is correct? Okay, तो यहाँ पे ना Rabindranath Tagore translated Indian national anthem from Bengali to English here. Okay, so that was very factual question which most people made wrong it. Okay, चलो 17 अगर देखोगे, ये बोल रहा है कि अभी बुरजाम इज वेरी फेमस साइट हियर इन दिस क्वेश्चन। बुरजाम, और ऑल यू नो कि यार बुरजाम ना प्री हिस्टोरिक साइट है। ओके, नॉर्थन इंडिया मतलब हिमालय के अराउंड है। ओके, तो दैट्स व्हाई रॉकेट श्राइन नहीं है, एक्चुअल केव है। गॉट इट? तो प्री हिस्टोरिक टाइम पे तो पहला रॉन्ग हो जाएगा, और ऑलरेडी मेंशन मल्टीपल टाइम्स इन एनसीईआरटी। ओके, तो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज चलो डायरेक्टली बाकी दो साइड तो अगर नहीं भी होगी तो इससे आप 50-50 तक आ जाओगे। तो थर्ड और 2 and 3, और मैंने मोस्टली बोला है कि इससे में तभी कि सिंगुलर आंसर नहीं बनेगा, डबल अगर इंक्लूडेड होगा तो डबल पे ही जाने का। ओके, तो 17 का डी इज राइट आंसर। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स चंद्र के टू गढ़ इज इन अराउंड, मतलब गंगा के बेसिन के पास है, अराउंड वेस्ट बंगाल झारखंड, और गार्डेश्वर ऑल्सो कॉपर आर्टिफैक्ट। ओके, तो डी इज अवर राइट आंसर। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। ओके, तो that was this question is very wrong. Okay, it was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Taimur occupied Multan and crossed Indus. Actually this is the wrong statement. Okay, तो second is wrong one और one is correct statement. एक्चुअली यहाँ पे कुछ ट्रिक लॉजिक लग ही नहीं रहा क्वेश्चन में, तो अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। और मोस्टली मेडिवल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इस पेपर में अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन पूछ लिए थे यूपीएससी से। Saint Francis Xavier was one of the founding member of Jesuit order. Yes यार, हो सकता है। ओके, हो सकता है, was one of the बोल रहा है, not only one of the, हो सकता है। सेकंड बोल रहा है, मतलब ए तो श्योर इज करेक्ट। ओके, और सेकंड बोल रहा है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। इतना मतलब तीनों तीनों तो सही श्योर नहीं होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तीनों ऑल ऑफ द वो ऐसे 3 स्टेटमेंट, अगर एप्लीकेशन बेस्ड नहीं है क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे तीनों स्टेटमेंट्स श्योर मतलब सही होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ओके, तो यार दिस इज दी रॉन्ग एक्चुअली सेकेंड, बिकॉज इट वॉज डाइड इन गोवा एंड डेडिकेटेड टू हिम चर्च, सो थोड़ा सा ज़्यादा रिजर्वेशन कर सकते हैं इस स्टेटमेंट्स का, सो हम मार्क रॉन्ग करेंगे। बिकॉज थर्ड वन क्या बोल रहा है, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर सेलिब्रेटेड, हो सकता है ना, अगर उसने फाउंड किया है तो उसका फेस्टिवल भी मना सकते हैं। दैट्स वाई सी के ऊपर हम जाएंगे। यार ऐसे क्वेश्चंस में क्या रहता है ना, आपको लगेगा कि यार कुछ भी लॉजिक बता रहे हैं, लेकिन यार जो है वो है। और समटाइम्स इस क्वेश्चन में से कॉन्क्रीट लॉजिक हो गए तो ऐसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, बिकॉज यूपीएससी भी तो एक ईयर का एक्सपर्ट रिसर्च करता है क्वेश्चंस बनाने में। सो दैट्स व्हाई समटाइम्स यू हैव टू मेक सच वाइल्ड गेसेस आल्सो। चलो 20 का अगर देखोगे, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, इवन यू डोंट नो स्टिल, मतलब आप ओवर मल्टीडिसिप्लिनरी और मल्टीपल जगह के नॉलेज कैसे यूज कर सकते, दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मिता का सरा आप देखोगे तो मैंने एक्चुअल में सही किया था क्वेश्चन, इवन आई डोंट नो द एग्जैक्ट अबाउट मिताक्षरा एंड दया भगत, जस्ट आई हर्ड नेम ऑफ दिस बुक्स एंड ओके क्लासिक्स।
तो यार मिताक्षरा मुझे एक पता था कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना, अगर कोई जज जजमेंट्स देते हैं ना, तो समटाइम्स मिताक्षरा के स्टेटमेंट, तो मुझे इतना पता था कि अगर जज यूज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस, तो मिताक्षरा इज वेरी प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट एक्चुअली। ओके, सो इतना मुझे पता था। तो ये पहला बोल रहा है कि मिताक्षरा वाज अ सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दयावागा वाज सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। तो मैं आपको बहुत मतलब श्योरली बोल सकता हूँ कि यार यूपीएससी से कौन सी स्टेटमेंट्स को सही मार्क नहीं देगा, और सही मतलब गलत ही बताएगा कि यार मतलब अपर क्लास का एक बोल रहा है, एक लोअर क्लास का बोल रहा है, और यूपीएससी ऐसा गलत मैसेज देगा ही नहीं। अगर यूपीएससी इसको सही मार्क करने को बोलेगा, तो यार सोसाइटी में एक गलत ही मैसेज जाएगा ना। बिकॉज मिताक्षरा मतलब एक एक इनजस्टिस और डिफरेंशिएशन बोल रहा है अपर कास्ट के और लोअर कास्ट के बारे में। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द केसेस, और आई वुड से कि अराउंड 99% सच क्वेश्चंस विल गो रॉन्ग। ओके, और अगर तीसरा भी देखोगे, तो ये बोल रहा है कि मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली। ओनली भी है, और जस्ट यार प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, तो मेल्स को ही देगा, देगा क्या, फीमेल्स को भी देगा ना ऑब्वियसली। दैट्स व्हाई ये भी थर्ड भी रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट इज आल्सो रॉन्ग। तो वी गॉट आंसर टू इज ओनली। तो टू देखो कैसा इजी में बोल रहा है। इन द Mitaksara system, the sons can claim right of to property during lifetime of father, whereas Dayabaga system, it is only after death of the father that son can claim right to property. हो सकता है यार, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ज्यादा अ, मतलब कंपैरिजन भी नहीं कर रहा है ना, सिर्फ ओनली मतलब जब डेथ होगी वो उस टाइम, और बिफोर डेथ उस टाइम, इसे दो ही डिफरेंशिएशन कर रहा है। ऐसा कुछ बड़े छोटे का मतलब कास्ट के बीच और अपर कास्ट लोअर क्लास मेल फीमेल के बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रहा है। तो टू के सही होने के चांसेस वेरी हाई, और हम टू टू को जाएंगे, और टू इज राइट आंसर। चलो देखो, लास्ट टाइम के पेपर में भी मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आया था, मतलब 2019 और 2020 में शायद। तो स्टिल सेम क्वेश्चन रिपीटेड, मतलब ये 2 मार्क्स तो आपको वेरी आसान आसान मार्क्स है जस्ट। बिकॉज ये बोल रहा था मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीजेस इन कैश रिजर्व रेशियो, रॉन्ग। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो लोन्स कम दे पाएंगे, उतना ही मनी मल्टीप्लायर कम होगा। इंक्रीज इन द सेम लाइक कैश रिजर्व रेशियो। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑब्वियसली, बिकॉज जस्ट पॉपुलेशन की इंक्रीज होने से बैंक में मनी मतलब डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स बढ़ेगा नहीं ना। अगर पॉपुलेशन बैंकिंग हैबिट यूज करता है, देन मनी मल्टीप्लायर विल इंक्रीज। ओके, तो सी इज और राइट आंसर। विथ रिफर्स टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल मतलब डिमांड ज़्यादा बड़ी है, मतलब पीपल वांट दैट प्रोडक्ट पर्टिकुलरली, okay, eagerly. That's why their price is becoming high. So what is the reason for the demand pull inflation? Expansionary policies. Yes, if government will reduce the BPS, मतलब reduce cash reserve ratio or anything which which makes money more easy to uh, borrow or take, then it will cause the demand pull inflation obviously. फिजिकल स्टिमुलस मतलब गवर्नमेंट स्कीम पे अगर 100 करोड़ खर्चा करता होगा, तो इस टाइम फिजिकल स्टिमुलस की वजह से 200 करोड़ यूज कर दिया, तो 100 करोड़ तो सरप्लस में लोगों के पास जमा होगा ना। तो उससे क्या होगा, अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, तो एक ही मतलब बाकी प्रोडक्ट्स तो इतने ही अराउंड 100 यूनिट्स प्रोडक्ट्स है। ओके, और एक एक ईयर में 100 करोड़ से दूसरे ईयर में 200 करोड़ से लोगों के पास, तो 200 करोड़ के टाइम पे ज़्यादा डिमांड का पुल होगा, तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो ऑब्वियसली उस टाइम इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड पुल। इन्फ्लेशन इंडेक्स इन वेजिंग वेजेस चलो होल्ड पे रखते हैं। हाई परचेसिंग पावर भी होल्ड पे रखते हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, यार इंटरेस्ट रेट अगर राइज होंगे तो लोन कम ले पाएंगे लोग, जो अगर लोन कम ले पाएंगे तो कम खर्चा करेंगे, कम कम खर्च आप करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, डिमांड ही कम हो जाएगी, तो 5 इज एक्चुअली रॉन्ग, और दे जस्ट वांट टू एलिमिनेट 5, 1 2 4 इज अ करेक्ट आंसर। विद रिवर्स टू इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The retail investors through demat account can invest in treasury bills and government of India debt bonds in market. Actually, that year specifically that government has made this reform. That's why question came in 2021. This is actually the correct statement. The negotiated dealing system order matching
is a government security trading platform of Reserve Bank of India. Yes, correct. The Central Depository Service Limited is jointly promoted by Reserve Bank of India and Bombay Stock Exchange. यार तो यहाँ पे सेबी कहाँ पे गया? सेबी का काम है ना ये डिपॉजिटरी मतलब कैपिटल मार्केट का पूरा रेगुलेशन सेबी के अंडर है. आरबीआई आरबीआई थोड़ी देखता है काम. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट एजेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग देता है. दैट्स व्हाई थर्ड इज डेफिनेटली रॉन्ग और पहले दोनों ही सही है. वी गॉट अ आंसर. विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट. ओके, वाटर क्रेडिट का अगर देखोगे तो ये बोल रहा है इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन दी वाटर एंड सैनिटेशन. अगर वाटर क्रेडिट के बारे में बोल रहा है यार तो माइक्रो फाइनेंस भी दे सकते हैं ना. क्रेडिट भी बोल रहा है मतलब लोन का ही बोल रहा है. समथिंग अबाउट लोन हो सकता है. चलो अगर सेकंड देखोगे तो यहाँ पे अपना ट्रिक और पीवाई को पैटर्न समझ आएगा. इट इज ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वाटर का ज़्यादा रिलेशन कैसे होगा? ये वाटर क्रेडिट दे रहा है, माइक्रो फाइनेंस दे रहा है वाटर एंड सैनिटेशन को, तो डब्ल्यू एच को डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व. ओके, दैट्स वाई सेकेंड इज रॉन्ग वन. वी गॉट अ आंसर वन एंड तीसरा देखने की भी जरूरत नहीं. ओके, अगर नेक्स्ट देखोगे इन इंडिया सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट. मतलब लास्ट में लेंड कर सकता है अगर सब कुछ खत्म हो गया तब. तो उसको ये वर्ड क्यों बोलते हैं? उसका रीजन क्या है? तो ये बोल रहा है कि लेंडिंग द टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज. यार सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज को थोड़ी पैसे देता है. वेरी रॉन्ग. Providing liquidity to the banks. Yes, obviously provides liquidity because it's a banker's bank. Okay. Lending to governments to finance budgetary deficits. Actually, this was the case earlier, but due to the इसको deficit क्या बोलते हैं इसको मतलब डेट फाइनेंसिंग बोलते हैं इसको. ओके, डेट फाइनेंसिंग इज एक्चुअल टेक्निकल वर्ड फॉर दिस. ये पहले करते थे. ओके, बट ड्यू टू दी FRBM एंड ऑल थिंग्स, ड्यू टू ऑफ बजट बोरोइंग बैनिंग एंड रिड्यूसिंग, तो इससे क्या होता है ज़्यादा एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपांशनरी पॉलिसी हो जाता है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और गवर्नमेंट उसके टारगेट्स का ख्याल भी नहीं रखता बिकॉज दे आर वेरी श्योर कि अपने को तो सेंट्रल बैंक से पैसा मिल ही जाएगा. दैट्स व्हाई थ्री इज रॉन्ग वन. ये प्रैक्टिस पहले हुआ करती थी ना, बट नाउ इट इज नॉट एक्चुअली देयर. दैट्स व्हाई बी इज द ओनली आंसर. R2 code of practice constitute a tool available for promoting the adoption of. यार अगर टूल है ना तो ये क्या करेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना कि जो कुछ पोल्यूशन वगैरह है ना उसको ही कम करेगा. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री मतलब कुछ तो भी प्रोसेस बता रहा है. इवन बहुत स्पेसिफिक है. ओके, उसके सही होने के चांसेस बहुत गलत हो जाएंगे. तो अगर मतलब सही होने के चांसेस बहुत कम है लेकिन आपको रिस्क लेना है तो ऐसे रिसेट में सबसे मेजर इशू क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट. ओके, सो दैट्स वाई ए के पास हम जा सकते हैं. चलो, व्हाई देयर इज अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स. ओके, दे मे रिलीज लिथल. This is the actual deliberate word they used here. Deliberate. अगर deliberate यूज कर रहे हो के तो यार स्टेटमेंट को जैसे कि वैसा ना लेता. उन्होंने मैन्युफैक्चर्ड किया है. ओके, मतलब अंजर फॉर सेक ऑफ मेकिंग मिस्टेक तो उसने जानबूझ के यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा वर्ड डाला है तो लेथल आपको पता चलेगा. ऐसे ही बोलते हैं ना, दे मे रिलीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोनोक्साइड. बट ये बोल रहा है लिथल. लिथल मत बहुत ज्यादा, उसका लिमिट ही नहीं. दैट्स व्हाई वी कैन मेक दिस करेक्ट स्टेटमेंट रॉन्ग. व्हाट इट? तो वन इज ऑब्वियसली रॉन्ग वन और सेकंड दोनों स्टेटमेंट्स इज वेरी करेक्ट वन. सो बी इज आवर राइट आंसर. With reference to the furnace oil, consider the following. It is a byproduct of oil refinery. Yes, this is the oil byproduct of oil refinery. Some industries use it to generate power. Some, yes, it use causes sulfur emission. Obviously, sulfur का थोड़ा तो मतलब SO1, SO2 तो थोड़ा बिकॉज ऑयल रिफाइनरीज का बॉय प्रोडक्ट है और ऑयल तो नीचे से ग्राउंड से आता है और SO2 इज सेडिमेंटल साइकिल एलिमेंट. तो ग्राउंड में अगर ग्राउंड से अगर क्रूड ऑयल निकल रहे हैं तो यार ऑब्वियसली सल्फर का तो थोड़ा बहुत हो गई उसमें. तो 21 का हम
पहुंच गए आंसर पे, डी इज और करेक्ट आंसर। व्हाट इज ब्लू कार्बन? यार नाम में ही है ब्लू, ब्लू मतलब रिलेटेड टू ओशियंस। फॉरेस्ट तो उसका ग्रीन हो गया। कार्बन कंटेन इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, रॉन्ग। दिस इज द करेक्ट आंसर। इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सॉइल? और आपको पता होगा कि मशरूम आपने देखी भी होगी, उसको सॉइल लगता है, मतलब कुछ तो भी मीडियम लगता है ग्रोइंग के लिए। ये तो पहले कट कर देंगे, फोर्थ वन इज वेरी रॉन्ग। और लाइकेंस का आपने पता होगा, लाइकेंस मोस्टली पत्थर के ऊपर भी, अगर आप नॉर्थ में मतलब कोल्ड इन्वायरमेंट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लाइकेंस वहाँ पे भी उग जाते हैं। दैट्स व्हाई टू इज डेफिनेटली करेक्ट। ओके, तो इस दोनों में टू टू है, लेकिन थ्री 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 इज ऑल्सो कैन सर्वाइव विदाउट सॉइल एक्चुअली। ओके, इतना बेसिक आपको पता चाहिए, इन्वायरमेंट का अपना नॉलेज है। चलो, 31st क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो इसको होल्ड करते हैं। अगर देखोगे, सेकंड मैंने पहले बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर मेंशन है, डिफाइंड है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग ही होते हैं। सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट्स द राइट टू इशू डायरेक्शंस। यार आरबीआई के एक्ट दो 49 और 35 का उसमें ही रहेंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रहेंगे सेंट्रल बैंक का? सर सेकंड इज रॉन्ग वन, वी गॉट डायरेक्टली के आंसर। ओके, तो ऐसा एक ही स्टेटमेंट देखना है कि जो पूरे अपने अपने आंसर को बना देगा। द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज इज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। यस, यही पे ये थर्ड थर्ड स्टेटमेंट में आपको ये हिंट दे रहा है कि देयर इज आरबीआई एक्ट ऑल्सो। ओके, सो व्हाई देयर इज अ मेंशन ऑफ appointment in constitution? Okay, with reference to the casual workers employed in India, consider the following. Okay, तो ये बोल रहे हैं कि all the casual workers, यार कैजुअल वर्कर्स मतलब जो कि वो मतलब उनको कंपनी कभी भी निकाल सकती है, और दिस इज काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ओके, और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स और कंपनीज एक्ट के तहत ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स और वी कैन से इम्यूनिटी नहीं रहती। दैट्स व्हाई ऑल इज वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। दैट्स व्हाई वी eliminate this one, and then we can got a answer B, all the casual workers are entitled for regular working hours। यार चलो, ये बोल रहा है कि ईपीएफओ में कवरेज है। दिस इज वेरी वियर्ड थिंग ना, बिकॉज ईपीएफओ में तो यार मोस्ट ऑफ द ऑल को तो रहेगा ही नहीं ऑब्वियसली। सेकंड देखोगे, मतलब आप बोलोगे कि यहीं पे भी यहाँ पे भी ऑल है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट का अगर टोन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। यार इतना बेसिक चीज़ है, मतलब ये तो मिलना ही चाहिए ना, रेगुलर वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम पेमेंट तो मिलना ही चाहिए। दैट्स वाई सेकंड के सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और फर्स्ट के रॉन्ग होने के चांसेस बहुत हाई। द गवर्नमेंट कैन बाय द नोटिफिकेशन, कैन by the notification specify that an establishment or industry shall pay wage only through its bank account। गवर्नमेंट यार कुछ भी कर सकता है गवर्नमेंट। ओके, which among the following step is most likely to be taken at the time of economic recession? इकोनॉमिक रिसेशन के टाइम पे क्या करना चाहिए? ओके, कट इन द टैक्स रेस accompanied by increase in the interest rate, increase in the expenditure on public project, इंक्रीज इन द टैक्स रेट। यार ऑब्वियसली रिसेशन है, टैक्स रेट बढ़ाओगे तो उतना इन्वेस्टमेंट कम होगा, उतना स्पेंडिंग कम होगा। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। चलो, दिस मतलब इन दोनों में से आंसर है, बिकॉज एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा कि वेजेस और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा कॉमन पब्लिक को, तो उनसे ये ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उनसे इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होगा, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एक वर्चुअस साइकिल बनेगा। दैट्स व्हाई बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, तो इसको फिस्कल स्टिमुलस भी बोलते हैं। ओके, फिस्कल स्टिमुलस, और ये 2020 के पेपर में भी फिस्कल स्टिमुलस करके कुछ तो भी तो आया था। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलो, अदर थिंग रिमेन अनचेंज्ड। ओके, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। चलो, एक गुड है, सपोज एक एप्पल है। ओके, और एप्पल की क्वांटिटी फिक्स है 3 यूनिट्स, मतलब 3 एप्पल है मार्केट में, जो तो उसका डिमांड कब बढ़ेगा ये आपने को बताना है। पहला बोल रहे हैं
प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। ओके, अब सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है कि सपोज एप्पल का सब्स्टिट्यूट अपना ऑरेंज है, मतलब आपको डेली ऑरेंज खाना है या एप्पल खाना है, इसका भी 3 यूनिट है, तो इसका ऑरेंज का प्राइस अगर बढ़ जाएगा, सपोज 20 kg 20 रुपीज़ पर केजी था, तो 40 रुपीज़ पर केजी हो गया, और एप्पल सेम है 20 रुपीज़ पर केजी, तो आप एप्पल ही खाओगे ना, बिकॉज इसको 40 देने की वजह से आपको मतलब आप उसी प्राइस में 2 kg एप्पल ले सकते हो। तो ये सब्स्टिट्यूट का अगर प्राइस बढ़ा तो एप्पल मतलब पहले पहले जो वो गुड़ की डिमांड थी वो बढ़ेगी ना, ऑब्वियसली जो ऑरेंज खाते थे तो वो भी एप्पल पे शिफ्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वन इज करेक्ट। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीज। सपोज ये सब्स्टिट्यूट था, मतलब अगर आप एप्पल लोगे तो आप ऑरेंज नहीं लोगे, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट। बट कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर एप्पल खाना है तो आपको सपोज प्रोमोग्रेनेट भी खाना है साथ में। जैसे एक सपोज आपको डॉक्टर ने बताया कि एप्पल खाना है तो प्रोमोग्रेनेट भी खाना ही पड़ेगा। ओके, तो क्या बोल रहा है कि मतलब एप्पल तो खाओगे ही, लेकिन प्रोमोग्रेनेट भी खाना है, और एप्पल की प्राइस सेम है लेकिन प्रोमोग्रेनेट की प्राइस ना अचानक से बहुत ज़्यादा 80 रुपीज़ पर केजी हो गई, तो आप क्या करेंगे, एप्पल खाना भी बंद कर दोगे ना। ओके, दैट्स वाई बी इज रॉन्ग आंसर। कॉम्प्लीमेंट अगर इंक्रीज हुआ तो उस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। थर्ड बोल रहा है द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। चलो सेकंड टॉप ना पहले एलिमिनेट कर देंगे, 134 एंड 14। थर्ड बोल रहा है द गुड इज एन इंफीरियर गुड, मतलब वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो अपने बेसिक नीड के लिए चाहिए, ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इनकम। सो इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अगर प्राइस फॉल हो गई एप्पल की, अगर 20 से और 10 रुपीज़ पर केजी हो गया, तभी भी उसका डिमांड बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई वी गॉट आंसर ए 1 एंड 4। ओके, अगर नेक्स्ट देखेंगे विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स। लोकल बोर्ड्स नहीं करते भाई ये। ओके, और उस टाइम पे न्यूज़ में भी था बहुत, बिकॉज पी पीएमसी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम हुआ था। इज डेफिनेटली रॉन्ग वन। वी गॉट आवर आंसर 2 एंड 3 ओनली, बाकी देखने का जरूरत भी नहीं है। ओके, अगर नेक्स्ट देखेंगे 36, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड। बॉन्ड यील्ड मतलब यील्ड का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड मतलब बॉन्ड की मैच्योरिटी के टाइम पे जो वैल्यू मिलेंगी, और जो बॉन्ड की जो प्राइस हम पहले पे करेंगे उसका एक रेशो, मतलब बॉन्ड यील्ड। अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो यील्ड कम होगी, अगर बॉन्ड की प्राइस कम होगी तो यील्ड बढ़ेगी। ओके, तो एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व। अरे यार कुछ तो भी, अगर फेडरल रिजर्व ने कुछ तो भी किया तो क्या होगा कि यूएसए का जो कैपिटल मार्केट है, मतलब उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने, नॉट फॉरेन एक्सचेंज बट उसका इक्विटी मार्केट, मतलब कैपिटल मार्केट शेयर्स एंड ऑल, उस मार्केट में चेंजेस हो गई, इसलिए जो हमारा मनी है, एग्जांपल फॉरेन पोर्टफोलियो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जो हम बॉन्ड यील्ड पे खर्च करते थे लोग, तो क्या करेंगे, तो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और कम करेंगे, इसलिए बॉन्ड यील्ड का चेंज होना बहुत स्वाभाविक है। एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस ऑब्वियसली, if interest rate are get increased then we what, तो बॉन्ड में ज़्यादा वी कैन से इन्वेस्टमेंट होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो बॉन्ड की प्राइस कम होगी, यील्ड। ओके, सो दैट्स आल्सो मैटर्स। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, यस दिस इज आल्सो influence the bond yield. D is our right answer. Which of the following, which of the above can be included in the foreign direct investment? ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। पहला देखते, अगर लास्ट देखोगे, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, यार ये सिर्फ डिपॉजिट कर रहा है ना, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है और समवेयर एल्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब दिस इज नॉन डेप्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो एक्चुअल में ग्राउंड पे होती है, और अगर बैंक में पैसे रखने से किसे इन्वेस्टमेंट होगा। ओके, ये सिर्फ इंटरेस्ट रेट के लिए रखा है ना, डिपॉजिट से मतलब ये कभी भी लेके जा सकता है। 4 इज रॉन्ग वन। थर्ड, अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड देखेंगे तो ये क्या करते हैं कि इंडियन, सपोज दिस इज इंडियन मैन, उसको पैसा चाहिए यूएसए से, तो क्या करेगा, एक बॉन्ड इशू करेगा। ओके, और यूएसए का आदमी उस बॉन्ड को लेगा और उसको पैसे देगा, इट इज इन रुपीज और डॉलर। ओके, बट इंडियन आदमी क्या करेगा, ये जो बैंक एक जो मिले हुए पैसे ना, इससे एक इंडस्ट्री सेटअप करेगा।
So actually this is what called as, it is called as FDI only, foreign direct investment. Okay, that's why 1 is also correct. That's why 1, 2, 3 are correct. The effect of devaluation of currency is that it necessarily, devaluation मतलब suppose $1 is equal to अगर 50 रुपीज था तो डिवैल्यूशन हुआ मतलब $1 इज नाउ अबाउट 75 रुपीज. ओके, तो इससे क्या होगा, इसके इफेक्ट्स पूछ रहा है. इट्स वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन. improves the competitiveness of the domestic exports in foreign market. एग्जैक्टली सपोज हम 50 रुपए में एक यूनिट कुछ तो भी बनाते होंगे. ओके, 50 रुपए में, तो यूएसए का आदमी क्या करेगा कि यार $1 में उसको ही मिलेगा, $1 में एक यूनिट मिलेगा. ओके, बट अगर नाउ डिवेल्यूशन हुआ, अगर अब हम अभी भी ये 75 रुपीज अगर डिवेल्यूशन होके भी प्राइस हुई तो एक यूनिट हम इंडिया में तो 50 रुपए में बनाएंगे ना. मतलब 75 रुपए में हम कितना यूनिट बनाएंगे, 1.5 यूनिट बनाएंगे, और उसको इतना ही $1 में ही मिल रहा है. ओके, मतलब यहाँ पे एक यूनिट, यहाँ पे 1 + ½ यूनिट, मतलब 1.5 यूनिट मिल रहा है. तो इससे यूएसए का आदमी क्या करेगा कि अगर चाइना में से एक ही यूनिट मिलता होगा तो यहाँ से तो 1.5 यूनिट मिल रहा है, तो इंडिया का प्रोडक्ट लेगा ना, बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिवनेस गेट इंक्रीज. दैट्स व्हाई फर्स्ट इज करेक्ट वन. अगर लास्ट का देखोगे, इम्प्रूव इन ट्रेड बैलेंस. ट्रेड में ओवरऑल क्या होता है, इंपोर्ट भी होता है प्लस एक्सपोर्ट भी होता है. चलो एक्सपोर्ट की प्राइस अगर हम यहाँ से देखेंगे तो चलो अच्छा हो रहा है, इट्स इन पॉजिटिव. बट अगर इंपोर्ट का देखेंगे, इंपोर्ट तो हम से इंपोर्ट का एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा. जितना वैल्यू मतलब रुपीज का डिवैल्यूएशन होगा उतना ही हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा. सपोज हम $1 का क्रूड ऑयल लेते थे. ओके, पहले ये 50 रुपये की वजह से हमें 50 रुपये में मिलता था, बट अभी भी हम $1 का क्रूड ऑयल ले रहे हैं, लेकिन डिवैल्यूएशन की वजह से हमें 75 रुपये में मिल रहा है. क्या हुआ, 50 रुपये में मिलता था, 75 रुपये में मिल रहा है. उससे इम्पोर्ट इम्पोर्ट क्या कॉस्टली हो गया ना. दैट्स व्हाई ओवरऑल ट्रेड बैलेंस क्या होगा हम डेफिनेटली नहीं कह सकते. दैट्स व्हाई इम्प्रूव होगा, डेफिनेटली वी कांट से. तो इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग. इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एग्जैक्टली रॉन्ग. दिस इज अ डिक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू. ओके, डिक्रीज होगा ना. 2 is also wrong one. That's why we got our answer 38 का 1. Which of the following effects of creation of black money in India has been main cause of worry to the government of India? ब्लैक मनी की कौन सी सबसे ज़्यादा बिगेस्ट वरी है इंडियन गवर्नमेंट को? डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेस ऑफ रियल इस्टेट, नॉट. इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, रॉन्ग. लार्ज डोनेशन, रॉन्ग. लॉस ऑफ रेवेन्यू, yes, this is the actual correct answer. 39D is answer. Okay, direct question. जो तो फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू दी मोस्ट इन्फ्लेशनरी है. मोस्ट इन्फ्लेशनरी, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किससे होगा? रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट. एक्चुअली अगर आप बैंक से पैसा लोगे, ओके, कंज्यूमर, तो आप उसी पैसे को वापस कर रहे हो ना, आप नया पैसा थोड़ी बना रहे हो. सेम ही पैसा है, मतलब एक सर्कुलेशन में उतना ही पैसा है ना. ओके, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट. बोरोइंग, बोरो कर रहे हैं मतलब किसी के पास तो एक्चुअल में आइडल रूप में पड़ा होगा ना पैसा, मतलब नया पैसा थोड़ी क्रिएट कर रहे हो. बोरोइंग फ्रॉम द बैंक, सेम. मगर अगर लास्ट का देखोगे, क्रिएटिंग न्यू मनी, मतलब सपोज अभी 10 यूनिट्स ऑफ मनी थे, लेकिन बजट डेफिसिट की वजह से फाइनेंस करने के लिए हमने 2 यूनिट क्रिएशन ऑफ मनी किया, मतलब 12 यूनिट्स हो गया. तो पहले 10 यूनिट था, 12 यूनिट हो गया, तो अब इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अब हमने नए मनी भी क्रिएट की है. दैट्स व्हाई डी इज अवर करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट? यार इसका कुछ लॉजिक नहीं है. डायरेक्टली आंसर इज लेमन ग्रास. So consider the following kind of organisms. Which of the following above are primary producers in the food chain? Here you all know cyanobacteria. Okay, that's a kind of algae. So primary producer. And diatoms are also the zooplanktons होते हैं. नहीं, नो नो, सॉरी सॉरी, फाइटोप्लैंक्टन्स ही होते हैं, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं. पानी के ऊपर आप अगर देखोगे, स्मॉल स्मॉल ग्रीन टाइप vegetation you will occur. Okay, that's why 2 and 3 is correct answer. Directly from the, we can say, PMFIS or environment. शंकर में तो ऐसा नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपको इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए. ओके, to reduce the chances of being captured by predators, which of the of our organization roll or roll up? यार मोस्टली आप क्या कर रहे हो यूपीएससी ना,
एनिमल्स के बिहेवियर भी पूछ रहा है, तो हमें यहाँ से एक लॉजिक लगाना चाहिए कि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कोई एनिमल को रीड करें तो उसका आईयूसीएन पहले पूछता था, उसका वो हैबिटेट पूछता था, कहाँ पे रहता थे, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व, कौन से नेशनल पार्क में रहता है, लेकिन नाउ दे आर आस्किंग एनिमल बिहेवियर। तो अब यहाँ से हमें उसका स्पेसिफिक एनिमल बिहेवियर भी देखना पड़ेगा। ओके, देयर वल्नरेबल पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो रोल होता है यार। दिस वाज वेरी न्यूज़ एक्चुअली। तो कोविड का जो मतलब जेनेसिस है ना, वो बिकॉज ऑफ पेंगोलिन हुआ था, वाइल्ड लाइफ ह्यूमन इंटरफेस की वजह से। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट ट्रैफिक्ड, वी कैन से, द एनिमल। ओके, दैट्स व्हाई थ्री इज करेक्ट। ओके, और अगर मारमोट को देखोगे यार, वो तो हेज मतलब रोल ऑफ नहीं करता, दैट्स व्हाई सेकंड इज रॉन्ग, थ्री इज डेफिनेटली करेक्ट। ओके, तो हेजॉग को मुझे पता नहीं था, लेकिन वी विल गो फॉर बाइनरी। विथ रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। ओके, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। चलो, अगर थर्ड देखोगे, इट इज लीगली बाइंडिंग। मैंने पहले 1-2 ईयर्स के क्वेश्चन में बोला था कि मोस्टली इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स लीगली बाइंडिंग नहीं होती, बिकॉज लीगली बाइंडिंग करेंगे तो कंट्री ज्वाइन नहीं करेंगे ना उसको ज़्यादा, तो ये मोस्टली वॉलंटरी रहते हैं। Got it? That's why we will eliminate 3-1 to 5-1 to 4. 5 का देखा, इंडिया was one of the signatories at its inception. मतलब अगर जब से ये स्टार्ट हुआ तब से इंडिया इसका सिग्नेटरी है। और अगर यार अगर होता इंडिया तो आपको पता होता एक्चुअली, बिकॉज अगर CDR है इंडिया ने, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया इज फाउंडर एक्चुअली, तो इसका आपको पता था ना, तो इसके इसके लाइक ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट भी पता होता अगर इंडिया ने इंसेप्शन से साइन किया होता तो। दैट्स वाई 5 को हम गलत कर देंगे, और वेरी स्पेसिफिक फैक्चुअल बता रहे हैं, इंडिया का डायरेक्टली नाम ले रहे हैं। ओके, चलो, वेरी गुड क्वेश्चन। मैग्नेटाइट पार्टिकल्स suspected to cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following? टेलीफोन लाइंस देखो, टेलीफोन लाइंस, उसमें कुछ तो भी मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा है, कुछ नहीं, जस्ट दे आर जस्ट ट्रांसफरिंग दी सिग्नल्स। उसमें उसमें से मैग्नेटाइट पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे? ऑब्वियसली रॉन्ग। अगर पहले देखोगे, ब्रेक लगा रहे हो तो ब्रेकिंग पैड पे जो मतलब टायर के हब पे ब्रेकिंग पैड का फ्रिक्शन हो रहा है, और दिस इज फ्रॉम द आयरन और स्टील एंड ऑल टाइप ऑफ मटेरियल। तो मैग्नेटिक पार्टिकल का निकलना बहुत 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 स्वाभाविक है ना। इंजन में भी यार, इंजन तो वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ मशीन इन विच एक्चुअल बर्निंग इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन टेलीफोन लाइन से कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली नॉट, will not emerge from there. That's why 5 we will eliminate first. और उनको यही चाहिए कि आप 5 को एलिमिनेट करो। 1 to 4, 1 2 एंड पावर प्लांट्स, माइक्रो स्टोर्स में से भी नहीं निकलता। Which one of the following is a filter feeder? Here actually it's a oyster. Okay, direct question. In case of which of the following biogeochemical cycle, the weathering of rock is the main source, main source of release of nutrient? तो दो टाइप के साइकिल्स होते हैं, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। गैसियस काइंड ऑफ कार्बन नाइट्रोजन, बट ऑल उसका जो मतलब प्रोसेस होता है ऑल इज इन गैसियस स्टेज। बट सेडिमेंट्री का क्या होता है कि अर्थ के क्रस्ट से स्टार्ट होता है, मतलब क्रस्ट की वेदरिंग होने से इसको मटेरियल मिलता है और उससे साइकिल कंटिन्यू होता है। अगर फॉस्फोरस और सल्फर साइकिल देखोगे तो दोनों ही सेडिमेंट्री साइकिल है, बट यहाँ पे मेन सोर्स रॉक, दोनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन उसका आंसर सिर्फ फॉस्फोरस होगा। सल्फर को एलिमिनेट कैसे करने का? बिकॉज सल्फर इज लाइक SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस आर टाइप ऑफ गैसेस आल्सो। दैट्स व्हाई मेन सोर्स ऑफ रॉक है ना, जो फॉस्फोरस साइकिल में ज़्यादा रिलेवेंट है। गॉट इट? तो दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर सी। एक्चुअल में दोनों का मेन एलिमेंट रॉक ही है। ओके, बट मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस का है, सल्फर का गैसियस एलिमेंट्स भी है। गॉट इट? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवर्स? डेट्रीवर्स मतलब जो मतलब विघटन करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अर्थवॉर्म्स तो आपको पता है कि करते ही है। ओके, लेकिन अगर जेली फिश देखोगे, दिस इज टाइप ऑफ फिश ओनली, सिंपल फिश है। ओके, तो
पीस तो ये दिस इज विल नॉट द काइंड ऑफ डेट योर सेकंड को एलिमिनेट कर देंगे. दे वांट यू टू एलिमिनेट सेकंड ओनली. 1 3 5. सी हॉर्स इज ऑल्सो नॉट द डेट योर्स. आपने देखा होगा सी हॉर्स को डिस्कवरी एंड नेशनल ज्योग्राफी पे. ओके, so we got answer by eliminating 2 only. They want you to know 2, that 2 is not Datiorus. This is the fish species. Okay. Common carbon metric supported by UNEP. Carbon common carbon metric. Okay, ये क्या है? मेट्रिक बोल रहे हैं ना, नाम में ही देखो मेट्रिक. मेट्रिक बोल रहे हैं मतलब क्या, कुछ तो भी मेजर कर रहा है एक्चुअली. ओके, ये बोल रहा है असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड. एसेस कर रहा है मतलब मेजर ही कर रहा है ना, फुटप्रिंट. Second, enabling the commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading. Wrong. Enabling government to assess overall carbon footprint caused by their countries. ये वर्ल्ड का बोल रहा है, ये स्पेसिफिक ट्रेडिंग कंट्रीज का बोल रहा है. ये देखो. ओके, मतलब वन इज वेरी ब्रॉडर स्टेटमेंट. अगर आप अच्छे से रीड करोगे, दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर वन. Which of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organisms? चलो, तो कौन कौन लगाता है? फंगाई तो यू ऑल नो, प्रोटोजोआ भी होता है और नीटारियंस भी होते हैं. दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ऑप्शन में आप मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स क्रिएचर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसको ऑफन ऑल ऑफ द वो कर देंगे. ओके, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या करता है वॉलेट? 39B क्या बोलता है? 39C क्या बोलता है? टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ और इट कम्स अंडर द DPSPs. ओके, what is the position of right to property in India? Legal right available to citizen only. Wrong. Legal right available to any person. Fundamental right available to citizen only. Fundamental right पहले था, अब नहीं. Neither fundamental right nor legal right. क्या हो सकता है? Legal right available to any person. Okay. Because okay, it's constitutional right also actually. What was the exact constitutional status of India on 17 January 1950? ओके, उसका क्या स्टेटस था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. रॉन्ग. सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. यस. सेकुलर सब 42nd अमेंडमेंट. सोशलिस्ट आल्सो 42nd. दैट्स व्हाई इट गॉट एलिमिनेटेड. वी गॉट अ आंसर. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस, चलो लास्ट टाइम भी देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मतलब क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? रूल्स एंड फ्रेमवर्क्स है, जिसका एक ब्रैकेट है. ओके, तो क्या बोल रहा है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर. अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर्स. ऐसा थोड़ी है. गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर्स. फ्रॉम अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, एक्चुअली द रिपीटेड क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक्चुअल में. मैंने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में बोला था कि यार उसका डिटेल बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मतलब लिमिट करता है. विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म्स हल्वी हो कुई. चलो यार, डांस फॉर्म्स नहीं, हमने नितिन सिंह गाने में अपने पढ़े होंगे तो ये तो नहीं है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी अभी कहीं से भी ऐसे सुने नहीं है. प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स ऐसे भी होते, इतना भी सुना होगा. लेकिन ट्राइबल लैंग्वेज, इतने सारे लैंग्वेज है, बहुत इतने ज़्यादा डायलेक्ट्स है, अराउंड मोर देन 12,000 इन इंडिया. ओके, तो इससे ट्राइबल लैंग्वेज होने का मतलब ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. अगर स्पेसिफिकली नहीं पता, ये नाम हमने सुने भी नहीं ज़्यादा. ओके, तो दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर what tribal languages. Consider the following statement regarding the respect of Bharat Ratna and Padma awards. ये बोल रहा है भारत रत्न and Padma awards are titles, okay, are titles under the article 18(1) of the Constitution of India. ऐसे थोड़ी यार, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 18 में थोड़ी. ये तो मतलब ये तो वो कौन से मतलब ज़्यादा उसके नाम लगाने का बारे में बोलता है ना, उसके अंडर रिकॉग्नाइज थोड़ी करते हैं भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स को. दिस इज रॉन्ग वन. Padma Awards, which are instituted in the year 1954, were suspended only once. यार रॉन्ग. ओनली भी और वंस भी, इतने सारे ईयर्स में एक हर बार तो, एक तो दो बार तो हो ही सकते ना. द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टिव टू मैक्सिमम टू 5. चलो फैक्ट है, मतलब इसके ऑल आर इनकरेक्ट. ओके, चलो 57 अगर देखोगे तो ये बोल रहा है कि
United Nations Capital Development Fund and Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as a tree city of the world. हम्म, कितना स्पेसिफिक बोल रहा है? हैदराबाद को भी किया है और ट्री सिटी को भी किया है। रॉन्ग कर देंगे मोस्टली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी हमने देखा ही कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स की अभी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड है और ट्री सिटी को डेवलप कर रहा है। उसको किसने पावर दिया है ऐसा? मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन रॉन्ग ही बताता है। मैंने पहले ही बोला था। हैदराबाद वॉज सिलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन फॉर द ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो द मेंटेन अर्बन फॉरेस्ट। हो सकता है पहला ऐसे ऐसे दो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन में ना, अगर एक एक भी आपको समझ गया कि गलत है तो डायरेक्टली वी कैन डिराइव आंसर, बिकॉज एक ही स्टेटमेंट है कि पहला नॉट करेक्ट है। ओके, which consider following statement in respect to Lawrence World Sports Award which was instituted in year 200। चलो इसका तो डायरेक्टली कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर सेकंड देखोगे, द अवार्ड वाज रिसीव मोस्टली बाय फॉर्मूला प्लेयर। ओके, ये क्या बोल रहा है कि अवार्ड मोस्टली रिसीव बाय फॉर्मूला वन प्लेयर सो फार। यार ऐसा तो नहीं कि एक ही काइंड ऑफ स्पोर्ट्स को मिला होगा, कुछ तो भी अलग स्पोर्ट्स को भी मिला ही होगा ना। इसको एलिमिनेट कर देंगे। गॉट आंसर। 59 अगर देखेंगे तो ये बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू 32nd समर ओलंपिक्स। ओके, तो ये बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि ऑफिशियल मोटो फॉर दिस ओलंपिक इज अ न्यू वर्ल्ड। ओके, चलो इसको होल्ड करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट दे आर सेइंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग सर्फिंग स्केटबोर्डिंग कराटे एंड बेसबॉल आर इंक्लूडेड इन दिस ओलंपिक। यार इसमें ये तो इंक्लूडेड होने के चांसेस बहुत हाई है ना, बिकॉज हो सकते हैं, ऑब्वियसली इंक्लूड हो सकते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक थीम बोल रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए उनके पास बहुत आसान तरीका है ना, सिंपल ए थीम ए नाम चेंज करना है जस्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम इस इक्वेशन में एक ही बराबर रहेगा, और जो फैक्ट है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट? तो हम पहले पहले को रॉन्ग कर देंगे। वी गॉट अ आंसर। अगर नेक्स्ट देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस दे won. New Zealand was ranked ahead of England because it won more matches than England. Yeah, this is very current affairs question. Okay, directly both are wrong statements, but there is no logic involved in this question. तो कुछ questions ऐसे भी रहेंगे कि इसमें कुछ logic नहीं रहेगा, तो ऐसे questions को solve करने की रिस्क मत लीजिएगा। अगर 61 का देखेंगे तो it's specifically mentioning the right to city is an agreed human right and the UN Habitat monitors the commitment made by each country in this regard. UN Habitat monitors the commitment, मॉनिटरिंग कर रहा है। ओके, चलो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा डायरेक्टली यूएन हैबिटेट का नाम भी दे रहा है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ओके, दैट्स वाई हम जरा पॉज लेंगे। अगर फिक्स पता है सही है तो सही है, अगर नहीं पता तो मोस्टली हम गलत ही मार्क करेंगे इसको। सेकंड अगर देखेंगे, राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। वेरी जेनरिक स्टेटमेंट एंड ऑल्सो वेरी करेक्ट ऑल्सो। कि यार अगर सिटी में कुछ तो कोई सिटीजन्स अगर रह रहे होंगे तो उसको राइट टू रिक्लेम पब्लिक प्लेसेस को तो हक तो रहेगा ही ना, बिकॉज राइट टू लाइफ में आएगा वो। दैट्स वाई वेरी जेनरिक एंड वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। राइट टू सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैनॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस or facility to the unauthorized colony in the city. Obviously, unauthorized colony is still there are people involved, still there are people of the state only ना, they are citizens। कॉलोनी अगर अनऑथराइज है तो उसको उनकी इंक्रोचमेंट कम करेगा, लेकिन उसके जो पब्लिक सर्विसेज है उस एरियाज के वो तो स्टेट डिनाई नहीं कर सकता ना। ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द लॉजिक। ओके, दैट्स वाई। और यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस फ्रेम्स है कि यार तीनों तो सही नहीं हो सकते, और पहला हमने देखा कि यार यूएन हैबिटेट का स्पेसिफिकली बोल रहा है। दैट्स वाई वन रॉन्ग, 2 and 3 वी कैन करेक्ट मार्क करेक्ट। गॉट इट? विथ रेफरेंस टू इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Judicial custody means an accused in the custody of an concerned magistrate, and such accused is locked up in police station, not in jail। यार जुडिशियल कस्टडी को ना डायरेक्टली जेल में ही रखते मोस्ट ऑफ टाइम्स,
not in police station. That's why this is a wrong statement. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without approval of court. Obviously, अगर judicial custody है मतलब magistrate ने भेजा है ना उनको, what it, तो पुलिस उस टाइम पे कर नहीं सकती because that is sub judice case or the court is in case, or case is in court. Okay, so police cannot interrogate. Okay, that's why B is correct answer. With reference to India, consider the following statements. When a prisoner makes out a sufficient case, okay, parole cannot be denied. मतलब parole deny नहीं कर सकते to such prisoner because it becomes the matter of his right. यार parole is not actually the right. Okay, parole का कहीं पे mention नहीं है ना fundamental rights में or anything nowhere else. But this is because to maintain this social communication, social contact. That's why parole has been given or been given by court. बट तो एक कैनॉट बी डिनाइड, ऐसा थोड़ी है अगर बहुत सीरियस क्रिमिनल है और पता है कोर्ट को पता है कि अरे बाहर जाकर 2 मर्डर और कर देगा, तो वाई शुड दे गिव पैरल टू सच काइंड ऑफ क्रिमिनल? ऑब्वियसली दैट्स वाई, तो कोर्ट का फैसला है, ऐसा डिनाई कर सकते हो ऑब्वियसली. स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरल रूल्स, ऑब्वियसली हो सकता है ना. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर ऐसा डिसेंट्रलाइज अप्रोच अगर यूपीएससी के क्वेश्चन में बोल रहा है ना, डिसेंट्रलाइज मतलब स्टेट को और पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को, अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को अगर कुछ तो भी पावर्स बोल रहे हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वह डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच बोल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस, ऑलवेज ऑलवेज. ओके, सो बी इज आवर करेक्ट आंसर. एट द नेशनल लेवल, which ministry is nodal agency to ensure effective implementation of Scheduled Tribes or the Traditional Forest Dwellers Act 2006? फॉरेस्ट ड्वेलर्स का बोल रहा है मतलब ट्राइबल्स का समथिंग इज टॉकिंग अबाउट. ओके, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या आएगा? ट्राइबल अफेयर से आएगा. वेरी जेन्युइन, वेरी जेनरिक एंड directly related to tribal affairs. A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in matter of application of law violates which of one of the following article of the Constitution of India? यार डायरेक्टली इसका आंसर ना आर्टिकल 14 आता है बिकॉज दिस इज द रिलीजियस राइट, दिस इज द वी कैन से मतलब जुडिशियल रिव्यू टाइप. ओके, दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल लॉ. ओके, यूसीसी. सो बचता है आर्टिकल 14, ये तीनों तो कट हो जाएंगे. और आर्टिकल 14 वेरी ब्रॉड भी है. ओके, administrative authority and unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law. Okay, that's why article 14 is correct one. 66. Which one of the following Indian polity is an essential feature that indicates that federal in character? कौन सा फीचर है पॉलिटी का इंडियन की वो फेडरल इन कैरेक्टर दर्शाता है? एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्डेड. सेकंड बोल रहा है द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. यार ऐसा थोड़ी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी ऐसे ही रहता ना. ओके, मतलब फेडरल प्रेसिडेंशियल में भी रहता है, यूनिटरी मेथड में भी यही रहता है, यूनिटरी टाइप ऑफ. दैट्स व्हाई वी कांट से दैट दिस इज पर्टिकुलरली फेडरल. ओके, यूनियन कैबिनेट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज. या रीजनल थोड़ी नेशनल पार्टीज से भी इलेक्ट हो सकते ना. दैट्स व्हाई इट्स आल्सो रॉन्ग. द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ. वो फेडरल थोड़ी बोलता है, ये तो अपना सिटीजन्स के राइट कर रहा है, बोल रहा है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है. तो द करेक्ट आंसर इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. और इसी टाइप में हम क्या करेंगे अगर फेडरल पूछ रहा है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यूएस से कंपेयर करने का. अगर यूनिटरी और पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोल रहा है तो यूके का कंपेयर कीजिएगा, तो इससे आसान होगा आपको कि कौन सा फीचर कौन से टाइप ऑफ गवर्नमेंट से आता है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिफाइंस द टर्म स्टेट? ओके, अगर इसका देखोगे तो डायरेक्टली आंसर इज ए, because a community of person permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. Okay, this is directly come from the book state NCRT. Okay, with reference to Indian judiciary, consider the following statements. Any retired judge of Supreme Court, okay, can be called back to his
to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of President of India. Yes, actually, ad hoc judge, additional judge का जो concept है that says this kind of thing only. The High Court in India has the power to review its own judgment as Supreme Court judge does. Actually, this is also correct one, but in Constitution, okay, if you look into Constitution, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू का डायरेक्टली मेंशन नहीं है. ओके, दैट्स व्हाई यूपीएससी ने गलत बोला है और ए इसका करेक्ट आंसर है. विद रेफरेंस टू इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल. ओके, a citizen by birth only can become the head of state. Actually, this is wrong in case of India, but in case of USA, this is right statement. Okay, so this is wrong because uh, citizen by normalization can also become the head of state in India. Okay, that's why second is wrong one. A foreigner once granted citizenship cannot be deprived. Obviously, उसने अगर frauds लिया होगा तो it can be deprived ना. 3 is definitely wrong. 2 is also wrong. We got only one. A is correct. Which one of the following factors constitute the base safeguard of liberty in liberal democracy? कौन safeguard करता है liberty का? Okay, in liberal democracy में तो actually this is the separation of powers. Elected government यार ऐसा थोड़ी है. Nominated government होगा तो भी liberty कर सकता है. Centralization अगर होगा तो liberty उससे कम होगा. Okay, committed judiciary means which is committed to government's actions. मतलब गवर्नमेंट जो बोलेगा वो करेगा जुडिशरी, नॉट कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलेगा. ओके, बट अगर सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा तो ईच ऑर्गन विल एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड विल डू देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज. ओके, एज पर द लॉ मैंडेट्स. सो दैट्स व्हाई आंसर इज डी, सेपरेशन ऑफ पावर. 71 अगर देखोगे, the vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees, but extensive areas have no tree. Okay, we all know the savanna type of climate. The forest development in such area is generally kept in check by one or more or combination of some conditions. Which of the following are conditions? मतलब फॉरेस्ट का जो डेवलपमेंट है तो कैसे चेक में रखा जाता है. ओके, बोरोइंग स्मॉल एनिमल्स एंड टर्माइट्स. ओके, फायर यार. यस, अगर इतना ये बड़ा फॉरेस्ट है तो क्या करने का कि ये यहाँ तक ना ऐसा थोड़ा लाइन फॉरेस्ट का फायर कर देने का. जैसे कि अगर यहाँ पे फायर लगा तो ये आग इस तरफ ना जाए तो बाकी फॉरेस्ट बच सकता है. दैट्स व्हाई दिस कैन बी टेकन एज इन डेवलपमेंटल मेजर इन फॉरेस्ट. ओके, ग्रेजिंग herbivores. Okay, so this is also the correct one. Seasonal rainfall is also correct one, but soil properties and burrowing animal and termites. This is very illogical options. That's why we eliminate them and we got a answer 2, 3, 4. With reference to the water on the planet Earth, consider the following. Directly question from NCERT. Okay, अगर आपको NCERT का वो पाई चार्ट पता होगा तो you can easily solve this question. उसका आंसर this is correct one, but actually the amount of water in the rivers and lake is less than amount of groundwater actual में. So correct is B answer. Okay, no logic, direct question from the book only. मोरिंगा is a leguminous evergreen. Wrong यार. मोरिंगा का अगर प्लांट देखोगे तो इंडिया में अगर आपके पास खेत होगा तो आपको दिखने को मिल जाएगा कि आपके खेत में भी समटाइम्स उग जाता है. तो एक्चुअली दिस इज द डेसिडुअस टाइप ऑफ ट्री. ओके, सो एवरग्रीन तो रॉन्ग ही है. Just by eliminating one, you got the answer, right one. Or they want you to know this. That's why tamarind tree is endemic to South Asia. This is also wrong one. In India, most of the tamarind is collected as a minor forest produce. Yes, this is correct statement. India export tamarind and seeds of moringa. कर सकते हैं obviously. Seeds of moringa and tamarind can be used as a production of biofuels. Yes, biofuels तो बना ही सकते हैं इससे. The black cotton soil of India has been formed due to weathering of, reunion hotspot. ओके, वहाँ पे क्या हुआ था फिशर वॉल्केनिक रॉक, मतलब उसका वॉल्केनिक इरोप्शन हुआ था. दैट्स व्हाई ब्लैक कॉटन सॉइल गेट डेवलप्ड इन द डेक्कन ट्रैप ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाई बी इज आवर करेक्ट आंसर. विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. ओके, तो अगर पता भी नहीं होगा रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन एक्चुअल में होता क्या है, स्टिल यू कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देन हाउ? सिंपल, बाय यूजिंग द जेनेरिक स्टेटमेंट. बोल रहे हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट. ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेंट है मतलब
दो चीज़ें मिक्स कर रहे हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन तो ज़रूरी है। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज़ वेक्टर्स। यस यार, वेक्टर्स को मतलब वेक्टर्स आर kind of, we can say the transmitters of that vector vaccine, of that vaccine into body. तो वायरस और बैक्टीरिया का दोनों का यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई सी इज अवर करेक्ट आंसर इन कंटेक्स्ट ऑफ हेरिडिटरी डिजीज। ओके, क्या बोल रहा है? पासिंग ऑन माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। यस सर, जो जो डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया से हो रहा है, तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया अगर रिप्लेसमेंट कर देंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग करके, तो यार वो डिजीज तो उससे बचा जा सकता है ना। ऑब्वियसली स्टेटमेंट में ही बोल रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। दैट्स व्हाई करेक्ट वन। अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर। एक्चुअली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज मैंने लास्ट पेपर में डिस्कस किया था 3 पैरेंट बेबी। ओके, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया था। उस टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि मदर का जो माइटोकॉन्ड्रियल अगर इशू हुआ, तो हम क्या करते हैं कि मदर की एक सेल लेते, फादर का एक सेल लेते और एक थर्ड थर्ड फीमेल से उसका साइटोप्लाज्म लेंगे। तो उसका साइटोप्लाज्म लेंगे, तो जो एक्चुअल मदर का साइटोप्लाज्म है उस वो नहीं लेंगे। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज पूरा मदर से ही इनहेरिट होता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज इन व्हाट, एक सेल। ओके, गॉट इट। हाँ, दैट्स व्हाई टोटली फ्रॉम मदर को। बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज। ओके, ये तो आपने नाम सुना भी होगा डेफिनेटली। जो फार्मिंग बैकग्राउंड से उन्होंने तो श्योर सुना होगा। बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। एक्चुअली दीज आर द बीटी कॉटन। ओके, बीटी कॉटन। In pressure cooker, the temperature at which the food is cooked depends upon which of the following। कौन से टेम्परेचर पे कुक होगा, ये किस पे डिपेंड है? ओके, एरिया ऑफ द होल इन द लीड। यस, एरिया पे डिपेंड है, बिकॉज अगर एरिया चेंज होगा कुकर का, तो उसका वेपर प्रेशर भी डिफर करेगा। और वेपर प्रेशर, दिस इज द ओनली साइंस, दैट्स व्हाई कुकर रिक्वायर्स लेस टाइम। ओके, एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल कुकिंग। दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर चेंज होगा एरिया चेंज होने की वजह से। दैट्स व्हाई फूड कुक का टेम्परेचर भी चेंज लगेगा। ओके, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, एक्चुअल में अगर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस पे कुक हो रहा है, ओके, और अगर फ्लेम का टेम्परेचर सपोज कि 1 मिनट में 10 डिग्री सेल्सियस को हीट कर रहा है। ओके, मतलब कितना 10 मिनट लगेगा। ओके, मतलब 100 डिग्री पे ही कुक होगा। और अगर सपोज कि टेम्परेचर ऑफ फ्लेम 1 मिनट में 5 डिग्री सेल्सियस कुक मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो कितना मिनट लगेगा? 20 मिनट लगेगा। लेकिन जो कुकिंग है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हो रहा है। वॉट इट, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट दी actual parameter that changes the temperature at which the food is cooked। और weight of the lid सेम, weight अगर लीड का चेंज हुआ तो वेपर प्रेशर भी चेंज होगा। गॉट इट, दैट्स व्हाई 2 को हम निकाल देंगे। वी गॉट अ आंसर। विच ऑफ द which of the above can be cultured in artificial synthetic medium? यार यू ऑल नो, मोस्टली वायरस को कल्चर करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड मोस्टली इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई 1 and 2 is correct one। Adenovirus have single stranded DNA genome, whereas retrovirus have double stranded DNA genome। मैंने बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूपीएससी ऐसे अगर दोनों सिनोनिमस कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर रहा है, तो इसका इस पे, इसका इस पे, तो मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड का इसका होगा, इसका डबल स्टैंडर्ड का इसका होगा। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एडोनोवायरस, वेरस एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। सपोज मैं एक और हिंट बताता हूँ आपको। अगर दो चीज़ों के बारे में बोल रहा है, एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा है कि एक एडोनो वायरस बोल रहा है और एक रेट्रो वायरस बोल रहा है। तो अगर दोनों का बोल रहा है ना, तो अगर एडोनो वायरस का आपको श्योर पता है कि कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय एन एडोनो वायरस, श्योर पता है, तो आपको रेट्रो वायरस की वजह से एड्स होता है ये जानने की जरूरत नहीं। अगर एक सही है तो दूसरा भी सही होगा डेफिनेटली। व्हाट इट, अगर आपको पता है कि एड्स को यार मोस्टली एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी करते हैं। एंटी रेट्रोवायरल मतलब क्यों करते हैं? बिकॉज HIV एड्स इज कॉज्ड बाय द रेट्रोवायरस। इतना अगर आपको पता है, सेकंड सेकंड मतलब दो चीज़ें दी है ना, एक एडोनो वायरस की दी है, एक रेट्रो वायरस की दी है। अगर आपको रेट्रो वायरस की श्योर पता है कि HIV एड्स
कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस, तो पहला एडेनोवायरस को ज़्यादा कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही इसमें 2 दिए तो मोस्टली फर्स्ट भी सही रहेगा। गॉट इट? दैट्स व्हाई बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। हाउ इज़ पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल फार्मिंग? केमिकल फार्मिंग बोल रहे हैं, ओके। तो इसका अगर देखोगे तो ये बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट ऐसा बोल रहा है कि चलो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन। और एक्चुअली अगर हम अगर जेन्युइनली अगर कन्वेंशनल फार्मिंग देखेंगे तो यार मोस्टली सेमी एरिड रीजन में केमिकल फार्मिंग करना है, मतलब उसको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, ओके, और दिस इज़ वेरी हार्ड। और सेमी एरिड की जो फर्टिलाइजेशन और जो फर्टी वी कैन से जी सॉइल की जो क्वालिटी है वो भी कम रहेगी। दैट्स व्हाई इट्स वेरी हार्ड फॉर केमिकल फार्मिंग। पर्माकल्चर में क्या करते हैं हम कि वेरियस फार्मिंग टेक्निक्स जो कि वेरी ट्रेडिशनल भी है, वेरी सस्टेनेबल भी है। एग्जांपल जीरो टिलेज, ओके, देन फर्टिगेशन मेथड। तो ऐसे यूज करके हम पर्माकल्चर करते हैं। तो ऐसे सेमी एरिड रीजन में ना, तो पर्माकल्चर इज वेरी इजी एक्चुअली रादर देन केमिकल फार्मिंग। केमिकल फार्मिंग क्यों करते हैं? ज़्यादा प्रोड्यूस के लिए। और ज़्यादा प्रोड्यूस के लिए करेंगे तो उसको ज़्यादा इनपुट्स भी देने पड़ते हैं। तो सेमी एरिड रीजन में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इनपुट्स देने पड़ेंगे। दैट्स मेक्स इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। दैट्स व्हाई 3 इज वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 4 अगर देखोगे तो पहला भी सही है। पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेज मोनोकल्चर। यस, ऑब्वियसली डिस्करेज बिकॉज़ पर्माकल्चर इज गुड टाइप ऑफ फार्मिंग एक्चुअल में, ओके। बट कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस आर प्रीडोमिनेंट। एक्चुअल में ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एक्चुअली द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। उसमें मोनोकल्चर तो ऑब्वियसली होता है। दैट्स व्हाई वन इज करेक्ट और वी गॉट आवर आंसर। विथ रेफरेंस टू palm oil, consider the following statements. The palm oil tree is native to Southeast Asia. चलो इसको होल्ड करते हैं, but still we can hold it. The palm oil is the raw material for some industries producing. यार हो सकता है obviously. The palm oil can be used to produce biodiesel यार obviously. तो दोनों तो सही है। और पहला ना फैक्ट बता रहा है साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव है। मोस्टली तीनों सही होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ओके। सो पहला हम एलिमिनेट कर देंगे। वी गॉट अ आंसर बिकॉज दिस सेइंग अबाउट सेइंग वेरी फैक्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर पाम ऑयल। एंडेमिक बोल रहे हैं ना, और कितना नेटिव बोल रहे हैं, ओके। विथ रेफरेंस टू इसका डायरेक्टली आंसर सतलज है बिकॉज सब रिवर्स आके सतलज दूर से भी आती है, उसको आती है, देन इट ड्रेन्स इनटू द इंडस रिवर। इस पे बहुत डिबेट चली थी, लेकिन इसका आंसर यूपीएससी ने सतलज ही दिया था, ओके, बिकॉज दिस इज द लार्जर वन, ओके, और मोस्ट उसका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। विथ रेफरेंस टू दी इंडिया, दिदवाना कुचमान सरगोल खाटू। चलो खाटू आपको अगर हिंदी पता होगी तो खाटू का मतलब साल्टी, ओके। इतना ही देखना है आप इटिमोलॉजी। खाटू देख लिया मतलब सॉल्टी है। ग्लेशियर्स तो नहीं होगे सॉल्टी। मैनग्रोव्स का कुछ रिलेशन ही नहीं रामसर का, लेकिन यहाँ पे सलाइन लेक्स है। एक्चुअल में ये सारे नाम अगर आप दिदवाना भी देखोगे, दिस इज ऑल्सो इन राजस्थान गुजरात एरिया, ओके। दैट्स व्हाई दीज आर सलाइन लेक्स। Which of the following above rises from the Eastern Ghats? So this is very famous giver in UPSC. Most PYQ is पे. That's why you should know that Brahmani not originates from Eastern Ghat. इसको पहले एलिमिनेट कर देंगे, ओके। और सुवर्ण रेखा भी आपको अगर पता होगा तो कहाँ से आती है, तो ये भी नहीं आती, ये भी वहीं से आती नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड थर्ड, ओके। तो ये भी निकल गया। तो कौन सा बचा अपने पास? वी गॉट आंसर बी 2 एंड 4, मतलब नागवली एंड वंशधारा, ओके। ये उड़ीसा एंड आंध्र की तरफ जाती है, और नागवली इज वेरी स्मॉल रिवर। 86 द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। ग्लोबल ओशियन कमीशन क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ग्लोबल ओशन कमीशन परमिशन देता है
यार इसका नाम तो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और यू शुड नो दैट अनक्लोज ने क्या किया था, इंडिया को लाइसेंस दिया था ऑफ माइनिंग इन इंडियन ओशन रीजन regarding the polymetallic nodules and rare earth metals. That's why that is not Global Ocean Commission, that is UNCLOS। और एक्चुअल में मैंने बोला भी है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जो नाम होते हैं मोस्टली रॉन्ग ही देता है। और ग्लोबल ओशन कमीशन इतना कुछ बड़ा यूएन का एजेंसी नहीं, कुछ नहीं, तो इसका ये कैसे दे सकता है? इसका कुछ तो भी मैंडेट रहना चाहिए ना। तो ए विल वी विल एलिमिनेट वन, वी गॉट अ आंसर, व्हाट इट। और दोनों स्टेटमेंट इज वेरी जेनरिक, दोनों के सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वाटर एफिशिएंट? लीस्ट वाटर एफिशिएंट मतलब सबसे ज्यादा वाटर का लॉस करता है। ओके, तो रेड ग्राम तो नहीं यार, मिलेट है, सनफ्लावर भी कम ही लेता है, तो शुगर केन इज रिक्वायर्स वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई दिस इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियंस आर वार्मर, वेस्टर्न सेक्शन। ओके, अगर ये राउंड है वेस्टर्न सेक्शन मतलब दिस अराउंड, अगर इंडियन ओशन हुआ, अगर यहाँ पे इंडिया है तो वेस्टर्न ओशन। ट्रेड वॉइंट्स तो यहाँ से ही जाती, ट्रेड वॉइंट्स अगर इस साइड से आएगी तो क्या होगा, तो ये ऊपर का वाटर है ना यहाँ पे लेके जाएंगे, तो क्या होगा, ये नीचे का वाटर है ना यहाँ पे नहीं से आएगा, आएगा और नीचे का वाटर थोड़ा कोल्ड होता है, तो ईस्टर्न साइड पे कोल्ड वाटर रहेगा और वेस्टर्न साइड पे वार्म रहेगा। तो यही बोल रहा है कि इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन are warmer than eastern section owing to influence statewide. This is very correct statement actually. Okay, in the temperate zone मतलब ऊपर यहाँ पे वेस्टर्लीज रहती है, यहाँ से ऐसे फ्लो करती है। वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन मतलब दिस सेक्शन और दिस सेक्शन, दिस इज ईस्टर्न सेक्शन, दिस इज वेस्टर्न सेक्शन। ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन वार्मर, यस एग्जैक्टली, बिकॉज हवा इस तरफ से आ रही है ना, दिस इज वार्मर और दिस इज कोल्डर रीजन, सो बोथ आर करेक्ट। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो ये बोल रहा है कि द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। एक्चुअली दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। और अगर ऑर्गेनाइजेशंस का भी देखेंगे तो इसमें उन्होंने, अगर 5 क्वेश्चन आपके उस अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन रॉन्ग करके आते हैं और एक आध क्वेश्चन आपका रॉन्ग भी हुआ, स्टिल यू आर इन पॉजिटिव ऑफ 5 क्वेश्चन। ओके, तो अपनी ट्रिक चेंज नहीं करनी है, उसी उसी फ्लो से जाना है। ओके, एक आध क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गए तो हमें तो पूरे 100 के 100 तो सही करने नहीं है। द प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ, कुछ तो भी दिया है, एक्चुअली ऑल थ्री इज करेक्ट। चलो, ये बोल रहा है कि लीफ litter decomposes faster than any other biome. As a result of soil surface is often almost bare. डिकम्पोज हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट है। ओके, और टेम्परेचर भी बहुत हाई है। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट्स फॉर्म्स दैट रीच अप टू द कैनोपी, मतलब बहुत हाइट रहती है प्लांट्स की। ब्लैक क्लाइंबिंग द ट्रीज एंड ग्रोइंग एज एपिफाइट्स भी बहुत रहते हैं, मतलब बहुत लग्जरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन है, लग्जरियस है। रूटेड एंड अपर ब्रांचेस ऑफ ट्री आर मोस्टली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं ऐसे। तो आपको इस सारे जो फॉरेस्ट के क्लासिफिकेशन है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उसका जो रीच है, उसका एरियाज है, कौन से कंट्रीज में पाए जाते हैं, आपको सारे पता होना चाहिए। ओके, वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन इन अदर लिक्विड बिकॉज इट इज एक्चुअली डायपोलर इन नेचर, बिकॉज कंडक्टर का कोई रिलेशन नहीं है, स्पेसिफिक हीट भी तो हीट का ही बता रहा है, तो ये दोनों में से बचे, लेकिन करेक्ट आंसर इज डायपोलर, डायपोलर होता है इसलिए ज्यादा सब्सटेंस डिजोल्व होते हैं। चलो, एलईडी लैंप्स, अगर वी कैन से एज ए स्ट्रीट लैम्प सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ। यार एलईडी लैम्प कितने, अगर आप घर में भी देखोगे, वेरी बेसिक, एलईडी लैम्प का लाइफ होता है ना बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअल में। सेकंड को रॉन्ग कर देंगे, 1 3 and 3 ओनली। तो अगर उसका देखोगे तो मोस्टली हम डबल की तरफ ही जाएंगे। और अगर इसका भी देखेंगे, सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट्स इन 360 डिग्री, एक्चुअली इट प्रोड्यूसेस, दैट्स करेक्ट। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक while LED lamps are offer significant color advantage. Yes, obviously LED लाइटिंग भी होते हैं ना। ओके, तो 1 and 3 इज करेक्ट आंसर। चलो, साइंटिफिक वेरी साइंस एंड टेक क्वेश्चन कोविड के रिलेटेड में था।
जो कोविड का जो वायरस था उसको ऐसे स्पाइक्स हुआ करते थे, तो जो स्पाइक्स जो सेल में अंदर जाते थे ना, तो इस बाइंडिंग प्रोटीन से जाते थे। दैट्स व्हाई this is actually the spread of viral disease is the correct explanation of this ACE2. Based on all this is specific question. Okay, we will skip it. Triclosan a toiletries होते हैं. Why one of the following? Okay, which one of the following is the reason why astronomical distance are measured in light years? Light years में क्यों measure करते हैं? This is the question. Okay, तो क्या होता है कि डिस्टेंस अमंग द स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज। एक्चुअली आपको अगर पता होगा बिग बैंग, और अगर आपको रेड शिफ्ट फिनोमेना पता होगा, तो रेड शिफ्ट मतलब क्योंकि यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, मतलब द डिस्टेंस अमंग द स्टेलर बॉडीज एक्चुअली चेंजिंग। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई वी विल मेक इट रॉन्ग। अगर नेक्स्ट देखोगे, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज। एक्चुअली यस, अगर कौन सा भी, अगर सपोज सन है, सन का कुछ तो भी ग्रेविटी है एक्स, तो अगर इन इन मिलियंस ऑफ ईयर अगर उस सन, अपना जो सन है वो ब्लैक होल हो गया, तो उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, एक थोड़ी रहेगी। दैट्स व्हाई ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज एक्चुअली चेंजेस, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग वन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एक्चुअली दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज लाइट आल्सो गेट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। ओके, so speed of light is always same. Yes, this we can say for sure. So that's why measured in the light year. We adopted parliamentary democracy based on British model, but how does our model differ from that model? As regard legislation, British parliament is supreme or sovereign, but in India the power of parliament is to legislate is limited. Yes, actually this is correct statement, because in India supreme constitution is supreme, not the parliament. In Britain there is a parliamentary sovereignty, but in India there is a constitutional supremacy. Okay, always keep in mind. In India, matter related to the constitutionality of amendment of an act of an parliament are referred to the constitution bench by Supreme Court. Yes, actually this is also correct one. अगर 98 का क्वेश्चन देखोगे, तो यार एन गोपाल स्वामी अयंगार कमिटी सजेस्टेड दैट a minister and a secretary be designated solely for pursuing subject of administrative reform. कितना स्पेसिफिक बोल रहा है कि यार सेक्रेटरी एंड मिनिस्टर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए एक उनको वी कैन से सोलली उसको परसुइंग दैट सब्जेक्ट ओनली, कितना स्पेसिफिक है। और अगर यहाँ पे बोलो DPIIT, ये बोल रहा है कि नो नॉट DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म commission, and he was placed under prime minister. Yes, actually this is correct and the very administrative factual question. Right to privacy put to some quiz. Article 21. In India there is no law restricting the candidate from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. Actually yes, कैसे होगा? RPA एक्ट है ना 51 का। फर्स्ट इज रॉन्ग वन, 2 only 2 and 3। चलो थर्ड देखते हैं। तो as per the existing rules, if the candidate contest in one Lok Sabha election from many constituencies, his her party should bear the cost। एक्चुअली पार्टी नहीं करता, और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी आप RPA पढ़ लो, उसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन श्योर ले आती। तो चलो इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं, सिर्फ एक हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, और ये पार्टी नहीं करती, वो पर्सनल कैंडिडेट्स को बियर करना पड़ता है। गॉट इट? तो और आंसर इज बी ओनली। चलो 2021 का भी हमने ख़त्म कर लिया, तो आने वाले 4 लेक्चर्स में हम 2025 तक कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, अच्छे से पढ़ो। ओके, बाय बाय।